मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूं और अपने इस चैनल के माध्यम से मैं किसानों तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। हम जो अनुसंधान कार्य करते हैं, जो रिसर्च करते हैं, उसके क्या परिणाम आ रहे हैं और उससे हम किसानों को कैसे सहायता पहुंचा सकते हैं, वो मैं प्रयास इस चैनल के माध्यम से कर रहा हूं। इसके साथ साथ जो एग्रीकल्चर में बच्चे पढ़ते हैं, बीएससी एजी है, एमएससी है, पीएचडी है, उनको क्या कोर्स पढ़ते हैं और क्या कंटेंट है, उससे रिलेटेड मटेरियल भी मैं इस चैनल के माध्यम से दे रहा हूं, जो अलग अलग प्लेलिस्ट में है। लेकिन किसान भाइयों के लिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, कृषि किसान, जिसमें मैं हिंदी में चर्चा करता हूं। तो हिंदी के लिए आप कृषि किसान सुनिए और इन वीडियो को दूसरे किसानों तक भी पहुंचाइए और भी छात्रों तक पहुंचाइए, ताकि उनको खेती में और अपनी पढ़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। आज जो मैं बात करना चाह रहा हूं, वो धान में नाइट्रोजन की कितनी ज़रूरत होती है और हम अगर ज़्यादा नाइट्रोजन प्रयोग करते हैं तो उसका क्या नुकसान होता है। देखिए, नाइट्रोजन एक बहुत प्रमुख पोषक तत्व है। वैसे तो 17 ही तत्व प्रमुख हैं, लेकिन नाइट्रोजन की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है पौधे को। इसलिए हम नाइट्रोजन को कई प्रकार से देते हैं। हम कार्बनिक खादों से भी देते हैं, गोबर से भी देते हैं, कंपोस्ट से भी देते हैं, रासायनिक उर्वरक प्रयोग करते हैं, जिसमें कि यूरिया बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। अब ये जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है किसी भी फसल के लिए, वो ये निर्भर करती है कि हमारी जमीन कितनी उपजाऊ है, वो कितना नाइट्रोजन दे सकती है और पौधे को कितनी जरूरत है। अब देखिए, गन्ने को ज्यादा जरूरत है और इतनी मूंग उड़द को इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। तो वो हम जो क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र की मिट्टी कैसी है और कौन सी फसल उगा रहे हैं, इसके अनुसार ही उसका निर्धारण करते हैं, जिसको संस्तुत मात्रा बोलते हैं। तो ये पता चलता है आपकी मिट्टी की जांच से। तो पहले आप अपनी मिट्टी की जांच कराइए और उस क्षेत्र में जो संस्तुत मात्रा की गई है वहां की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी द्वारा, उसको पता कीजिए, उतनी ही मात्रा का प्रयोग कीजिए, उससे ज्यादा मात्रा का प्रयोग ना करें। तो जो रिकमेंडेड डोज है, संस्तुत मात्रा है, वो अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग होती हैं और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज इस काम को करती हैं, उसकी रिकमेंडेड डोज संस्तुत मात्रा को निकालने का। तो आप वहां से संपर्क करें, पता करें कि इस क्षेत्र के लिए कितनी जरूरत है, और वो अलग अलग फसल के हिसाब से अलग अलग होती है। अब बात करें हम धान में ज्यादा नाइट्रोजन क्यों नहीं डालना है हमको। देखिए, जब हम धान में यूरिया का प्रयोग करते हैं या नाइट्रोजन देते हैं, तो हम देखते हैं कि उसके कल्ले बढ़ते हैं और उसकी हाइट बढ़ने लगती है, प्लांट की हाइट बढ़ती है, पत्तियां बड़ी हरी हो जाती हैं और पत्तियां भी ज्यादा निकलती हैं और हरा रंग बहुत अच्छा हो जाता है। हमें फसल बहुत अच्छी नजर आती है खेत में और कल्लों का फुटाव भी बहुत अच्छा होता है। और इसको देख के हम और नाइट्रोजन डाल देते हैं और यूरिया डाल देते हैं, तो और फसल की हमें बढ़वार अच्छी नजर आती है। होती भी है, ऐसा नहीं है, होती है, और रंग भी अच्छा खासा गहरा हरा हो जाता है और पत्तियां चौड़ी बड़ी होने लगती हैं, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छी होती है और हमें लगता है कि अब ये फोटोसिंथेसिस अच्छा हो रहा है, तो हमें उपज भी अच्छी मिलेगी। लेकिन इस पौधे की बढ़वार के साथ, इस रंग के साथ, इन कलियों के साथ एक नुकसान होने लगता है जो हमको पता नहीं चल पाता है। वो ये नुकसान है कि जब इसमें हरा रंग होता है, तो इस हरे रंग को जो कुछ कीड़े होते हैं, कीट होते हैं, वो अट्रैक्ट होते हैं इसकी तरफ आकर्षित होते हैं और कीट लगने की संभावना बढ़ जाती है। पहला तो ये हुआ कि कीटों का आकर्षण बढ़ता है ऐसी गहरी हरे रंग की फसल को देख करके। दूसरा यह है कि जो नाइट्रोजन उसने ली, वो आवश्यकता से अधिक हो गई, क्योंकि जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा हमने उसको दे दी, तो पौधे ने, जड़ों ने अवशोषण तो कर लिया और वो नाइट्रोजन पौधे के अंदर पहुंच गई, लेकिन वो डाइजेस्ट नहीं हो पाई। एक तरह से हम कह सकते हैं नाइट्रोजन का पौधे के अंदर डाइजेशन होना जरूरी है। जैसे हम खाने को खाते हैं, वो डाइजेशन जब होता है तभी हमारे खून में पहुंचता है, हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में पहुंचता है। इसी तरह से किसी भी पोषक तत्व का जब पौधे लेते हैं जड़ से, उसका डाइजेशन होना, उसका पाचन होना, हम कह सकते हैं, जरूरी है। लेकिन वो नाइट्रोजन का पाचन नहीं हो पाता, वो ऐसी ही रहती है और घुलनशील रूप में रहती है, जिस कारण से पौधे में कुछ नुकसान होने लगते हैं। वो नुकसान ये है कि पौधा मुलायम हो जाता है। आपने भी ये देखा होगा कि जिसमें यूरिया डालते हैं पौधे मुलायम हो जाते हैं, पत्तियां सकुलेंट जिसे बोलते हैं वो रहती हैं, पानी की मात्रा उसमें बढ़ने लगती है। तो अब कोई कीड़ा जब आता है और पौधा मुलायम है, तो उसको ज्यादा खाता है। कठोर पौधे को अगर हम पत्ती को कीड़ा खाता है, अगर पत्ती थोड़ी सी कठोर हो रही है तो वो छोड़ देता है, लेकिन अगर मुलायम हो गई तो ज्यादा खाता है। तो अब क्या हुआ कि कीड़ों ने देखा कि पौधों का रंग हरा हो रहा है, तो उस तरफ उड़ के आए, फिर वो पत्तियों पे बैठे, तने पे बैठे, उनको तना और पत्ती दोनों मुलायम लगे, तो उनको खाने में आसानी हुई, तो वहीं रहेंगे। फिर क्या होगा कि जो नाइट्रोजन चाहिए कीटों को, वो फॉर्म उस रूप में पौधे के अंदर रहती है, अमाइड में रहती है, घुलनशील रूप में रहती है। तो जो कीड़े हैं या जो कीट हैं, उसको और ज्यादा खाते हैं, तो उससे क्या होता है, कीटों का प्रकोप बढ़ जाता है। तो यही कारण है कि
जो धान में ज्यादा नाइट्रोजन डालने से जो हॉपर्स हैं उनका अटैक बढ़ जाता है, उसका है हॉपर्स का, और स्टेम बोरर का अटैक बढ़ता है। स्टेम बोरर क्या करता है, तने के अंदर छेद करता है। अब क्या है, नाइट्रोजन डालने से क्या हुआ, तना मुलायम हो गया, पत्ती मुलायम हो गई। तो बोर मतलब छेद, स्टेम बोरर मतलब जो तने में छेद करके उसकी सूढ़ियां घुसती खाती हैं, तो उसे छेद करने में आसानी हो जाती है कीड़े को, क्योंकि तना मुलायम है, बहुत पहले बहुत ज्यादा मुलायम हो गया है, और कल्ले भी बहुत निकल रहे हैं, और ये कल्ले बड़े मुलायम कल्ले हो गए, तो बहुत आसानी हो जाती है उसको बोरर को खाने में और हॉपर को उसका रस चूसने में, क्योंकि वो अब उस रस के अंदर वो नाइट्रोजन उनको मिलनी शुरू हो गई। नाइट्रोजन सभी जीवों को चाहिए, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो कीड़ा हो, कोई भी हो। तो अब देखिए, ये हरा रंग ने उसको बुलाया, और जो नाइट्रोजन घुलनशील थी उसके लिए भोजन बन गई, और मुलायम पौधों ने उसको खाना आसान कर दिया। फिर जब ये कीड़े अंडे देते हैं, तो अंडे देने के लिए पत्तियां बड़ी मुलायम है, तो वो अंडे बड़ी आसानी से मुलायम पत्तियों में दे देते हैं। तो ये अंडे की जो एग लेंगे वो भी ज्यादा बढ़ गई। तो जो अब जो नई साइकिल बनेगी, जो दूसरा जीवन चक्र शुरू होगा, कीड़ों के लिए बहुत अच्छी जगह मिल गई उसको, जीवन चक्र को, नया जीवन चक्र को शुरू करने की। तो ऐसे पौधों में अंडे भी अब ज्यादा देते हैं कीट, तो वो तो खाते ही खाते हैं, उनकी आने वाली पीढ़ियां भी खाती हैं। तो ये कारण हो जाता है कि हॉपर्स का और ये स्टेम बोरर का अटैक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और सिर्फ नाइट्रोजन से ऐसा भी देखा गया है, कुछ केमिकल्स निकलते हैं, जब ये नाइट्रोजन पूरी मेटाबोलाइज नहीं हो पाती, पूरा उसका हम कहें पाचन नहीं हो पाता है, तो कुछ ऐसे केमिकल्स बनाती है, ऐसे रसायन बनाती है जो कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करती है, और कीट फिर वहां ज्यादा खाते हैं, वहीं एग अपने अंडे देते हैं और अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं। तो ये समस्या हॉपर्स और स्टेम बोरर की बहुत ज्यादा आ जाती है धान के खेत में। तो आप देखेंगे, अगर फसल ज्यादा हरी होने लगी है तो कुछ टाइम बाद उसमें स्टेम बोरर आने लगता है, और जो धान जो निकलता है, जो बाली निकलती है, तो ऊपर से सूख जाती है, और उसको हम खींचे तो आसानी से खींच के निकलाती है, वो स्टेम बोरर का अटैक होता है। तो ये जब फसल तो हमें अच्छी नजर आ रही है, लेकिन जब बाली निकलती है तो सूखी हो जाती है बोरर की वजह से, और हॉपर्स तो फिर जो पौधे की पत्तियों का रस चूसी लेते हैं, तो पत्तियां जो हरी थी अब धीरे धीरे सूखने लगती हैं, तो हमारी उपज क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इस तरह से तो कीटों का प्रकोप होता है। अब बीमारियां भी बढ़ती हैं। बीमारियां किससे होती है, देखिए, बैक्टीरिया, फंगस इसमें बड़े इंपॉर्टेंट है, वायरस भी हैं जो धान में बीमारियां पैदा करते हैं, लेकिन एक बैक्टीरिया है जो बहुत बीमारी करता है। बैक्टीरिया जो है वो लीफ ब्लाइट करता है, इसे हम बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट बोलते हैं, बीएलबी जिसे कहते हैं। ये एक बड़ी खतरनाक बीमारी है धान की, इससे पत्तियां सूखने लगती हैं, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, मतलब सूखती हैं, पत्तियां सूखती हैं। अब ये देखा गया है कि जिस धान के खेतों में नाइट्रोजन ज्यादा डाला गया है, वहां बीएलबी ज्यादा लगती है, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ज्यादा है, पत्तियां सूखनी शुरू हो जाती हैं। फिर आप क्या करेंगे, इसके लिए और दवाइयां डालेंगे, तो उससे खेती का खर्चा बढ़ेगा और उतना रुकाव हो नहीं पाएगा उसका। तो ये समस्या कहां से आई, ये समस्या आई हमारी जो गलती हुई हमसे, कि हमने पौधों का हरा रंग करने के लिए, कल्लों का जल्दी फुटाव करने के लिए, पौधे की जो प्राकृतिक रूप से जो बढ़वार होती है उसको बहुत तेजी से हमने कोशिश करनी चाहिए, उस जैसे ये नुकसान हुआ, क्योंकि हमने नाइट्रोजन दी ज्यादा, हमने नाइट्रोजन का प्रयोग कर दिया, तो कीट बढ़ गए और बीमारियां बढ़ती हैं। ये बीएलबी का तो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, और भी बीमारियां बढ़ने लगती हैं, क्योंकि पौधे के अंदर जो नाइट्रोजन जिस रूप में है वो कवक को भी चाहिए, वो बैक्टीरिया को भी चाहिए, तो ये एक धान में नुकसान हमारा होने लगता है। तो अब इसकी हम कैसे बच सकते हैं, तो देखिए, जो सबसे पहले मैंने अपनी बात शुरू की थी वो ये की थी कि जो जितनी जरूरत है उतना ही हमको नाइट्रोजन देना है। ये निर्भर करेगा आपकी जमीन कैसी है और आप फसल कौन सी बो रहे हैं। तो फसल तो हमारी धान हो गई, अब धान की हम बात करते हैं, तो हमारी जमीन के अंदर कितनी ताकत है उसको देने की, और फिर कौन सी वैरायटी हम लगा रहे हैं, क्योंकि धान की बहुत सारी प्रजातियां होती हैं, कोई जल्दी पकने वाली, कोई देर से, कोई मोटा चावल, कोई पतला चावल, कोई बासमती राइस। तो उसके हिसाब से भी क्या होता है, धान की रिकमेंडेड मात्रा, जो संस्तुत मात्रा होती है, वो अलग अलग होती है। अब ये संस्तुत मात्रा भी अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग होती है, हर राज्य की अलग अलग है। तो आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से जरूर ये पता कर लें कि हमारे क्षेत्र की जो रिकमेंडेड डोज है, इसको अंग्रेजी में रिकमेंडेड बोलते हैं, संस्तुत मात्रा कितनी है, उसका ही प्रयोग आपको करना है, नंबर एक। नंबर दो, जो नाइट्रोजन है, मान लीजिए आपको 100 किलोग्राम प्रति हेक्टर देनी है, तो आप इसको 3 या 4 बार में दीजिए, 2 या 3 बार में मत दीजिए कि आपने ज्यादा दे दी, एक बार में ज्यादा दे देंगे तो उससे नुकसान हो जाएगा। तो उसके कई पार्ट्स बना लीजिए, 4-5 भागों में आप उसको कर देंगे तो ज्यादा हो जाएगा, और मतलब ज्यादा स्प्लिट आप देंगे, ज्यादा भागों में देंगे, तो धीरे धीरे नाइट्रोजन पौधे को मिलेगी और फिर उसमें इतना ज्यादा समस्या नहीं आएगी। तो अगर आप इन उपायों को अपना लेते हैं तो धान में आप नाइट्रोजन को सही ढंग से प्रयोग करवा सकते हैं धान के द्वारा, और कीट और बीमारियां भी कम आएंगी। और इस बात का ध्यान रखिए कि धान में जब हम नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं, यूरिया का प्रयोग करते हैं, उसकी जो उपयोग करने की क्षमता है, नाइट्रोजन की उपयोग दक्षता, जो जिसे हम कह सकते हैं नाइट्रोजन यूज इफिशिएंसी, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, बहुत कम होती है। ये 30-35% होती है। 30-35% बहुत कम है, मतलब 1/3 है।
मतलब जितनी आप 100 केजी अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो पौधे को 30 या 35 किलो ही मिल पाती है। तो यूज एफिशिएंसी बहुत कम है। लेकिन अगर हम कई भागों में इसको देंगे, 4-5 भागों में करेंगे, तो हम इसकी यूज एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। तो पौधा उसका पूरा उपयोग भी कर लेगा और हमारी पैदावार भी अच्छी होगी, उपज भी अच्छी होगी और कीट और बीमारियां कम से कम लगेंगी। ऐसा तो नहीं होगा कीट और बीमारियां, देखिए फसल है तो कीट भी लगेंगे, बीमारियां भी लगेंगी, ऐसा मत सोचिए कि नहीं लगे। ये भी प्रकृति के जीव हैं, ये भी प्रकृति में ही रहते हैं। बस इनका जो प्रकोप है हमारी फसल में ज्यादा ना हो, कम से कम हो, ताकि हमको उसकी आर्थिक हानि ना उठानी पड़े। तो ऐसा प्रयास मत कीजिए कि ये मत सोचिए कि जीरो हो जाए, ऐसा तो संभव नहीं है। हर जगह हर प्रकार का जीव है, तो वो बीमारियां भी होंगी, लेकिन उस बीमारियों को नियंत्रित करने के हमें उपाय करने चाहिए ताकि हमें आर्थिक हानि न उठानी पड़े। तो आप अगर नाइट्रोजन का इस ढंग से प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से फसल की बढ़वार तो अच्छी अच्छी होगी, कीट भी कम लगेंगे, हॉपर्स कम लगेंगे, स्टेम बोरर कम लगेगा, बीमारियां कम लगेंगी और बीएलबी जो खासतौर से बीमारी है ये कम लगेगी। तो आप अब जब भी प्रयोग करें नाइट्रोजन का बहुत सोच समझ के प्रयोग करें। केवल रंग देख के, उसका क्लोरोफिल देख करके कि रंग हरा हो रहा है, लंबाई बढ़ रही है, कल्ले बहुत फुटाव ज्यादा हो रहा है, ये करेंगे तो इसमें आपको नुकसान हो सकता है। तो ये जानकारी, वैज्ञानिक जानकारी आपको होना बहुत जरूरी है कि किस तरह से नाइट्रोजन धान को नुकसान पहुंचा सकती है। तो ये वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, ताकि वो अपने होने वाले जो उनके जो नुकसान हो रहे हैं उस नुकसान से बच सकें और खेती में अधिक लाभ ले सकें। कमेंट बॉक्स में अपना अनुभव जरूर लिखिएगा और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।